नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कौन अपना कौन पराया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मंच पर सजी राजलीला में सबसे बड़ा सवाल इन दिनों यही है। आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में पिता मुलायम सिंह यादव और बेटे अखिलेश यादव आमने सामने दिख रहे हैं और लोगों के जहन में बस एक ही सवाल खड़ा है कि क्या यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बिखराव मुमकिन है। क्या 2017 में अखिलेश ही मुख्यमंत्री का चेहरा है और दूसरा क्या समाजवादी क्या मतलब ये पार्टी अपना तय करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तय नहीं है। या कहें कि अखिलेश यादव भले खुद को सरकार का चेहरा बताएं, लेकिन पिता मुलायम सिंह ये नहीं मानते कि पार्टी की सरकार बनने पर सत्ता की कुंजी अखिलेश यादव के हाथ में होगी या नहीं। इसका खुलासा तो वह भी नहीं करना चाहते। क्या 2017 में अखिलेश ही मुख्यमंत्री का चेहरा है और दूसरा क्या समाजवादी क्या मतलब ये पार्टी अपना तय करेंगे। फिर क्या चुनाव हो जाएगा तो विधायक का कि विधानमंडल दल का बैठक होगी, नेता चुन लेंगे, निर्विवाद। लेकिन राजनीति की बिसात पर मुलायम के इस दांव का मतलब क्या है, क्योंकि 2012 में जिस तरह मुलायम सिंह ने शिवपाल और आजम खान की नाराजगी को अलग रखते हुए अखिलेश को सत्ता की चाबी पकड़ाई, तो लगा यही कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश का कद बड़ा करते हुए मुलायम अब उन्हें भविष्य में पार्टी का सर्वे सर्वा बनाने की औपचारिक शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन 4 साल के भीतर पार्टी जिस मोड़ पर आ खड़ी हुई है उसमें अखिलेश यादव ये कहने से नहीं हिचक रहे। बचपन से मुझे मेरा नाम खुद रखना पड़ा। ठीक उस तरह मुझे लगता है कि मुझे किसी का इंतजार किए बगैर अकेले दम पर अपना चुनाव प्रचार करना होगा। यानी अखिलेश खुद अपनी राह चलने को तैयार हैं और इसमें पिता मुलायम साथ हैं या नहीं उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। जबकि मुलायम सिंह बेटे अखिलेश को समझा नहीं रहे, चेता रहे हैं। अरे चलिए छोड़ो ये बात है, हम तो ये आपका काम नहीं है, ये हमारी पार्टी के पार्लियामेंट बूथ का काम है, हमारा काम है। और न ये बताया जाता न पूछा जाता। जब सरकार जब बहुमत आ जाए हमारा किसी तरह आप सहयोग करिए तब हमें पूछेंगे। तो समाजवादी पार्टी के भीतर ही मुलायम और अखिलेश आमने सामने खड़े दिख रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ आमने सामने होने का नहीं है। सवाल है कि क्या मुलायम का दांव सत्ता की बिसात पर खुद को वजीर और अखिलेश को प्यादा साबित करने का है। क्या पार्टी अब बिल्कुल वैसे चलेगी जैसे मुलायम और शिवपाल चाहेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या समाजवादी पार्टी में बिखराव की आशंका है। साफ कहें तो क्या हालात ऐसे बन रहे हैं कि पार्टी में टूट मुमकिन है। दरअसल सवाल कई हैं और जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि यूपी में चुनावी बिसात पर समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे बड़ा इम्तिहान तो अखिलेश का होना है, ये सच है। लेकिन चाल चलने वाले शिवपाल से लेकर मुलायम और आजम खान से लेकर अमर सिंह तक कई हैं। यानी संकट तो है और इस संकट का एक सिरा पार्टी के भविष्य से भी जुड़ रहा है। बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। अखिलेश यादव ने 4.5 साल के अपने पूरे कार्यकाल में आधा वक्त पिता और चाचा के साए में काटा। या कहे कि पद पर वो रहे लेकिन चली औरों की। लोकसभा चुनाव के वक्त से अखिलेश ने जिस तरह छवि बदली, उसने परिवार को भी चौंकाया और समर्थकों को भी चौंकाया। लेकिन विकास पुरुष की छवि के आसरे चुनाव जीतने निकले अखिलेश के लिए यूपी की राजलीला अब कुरुक्षेत्र का मैदान हो गई है, जहां उन्हें विरोधियों से भी जूझना है, अपनों से भी लड़ना है। मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो जिस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यूपी में समाजवादी पार्टी के सरकार में आने के बाद अखिलेश सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालेंगे, उस वक्त अखिलेश यादव ने बागडोर संभाली। क्योंकि याद कीजिए तो 2012 चुनाव से पहले अखिलेश ने यही कहा कि वो मुलायम को सीएम बनते देखना चाहते हैं, तो मुलायम ने कभी अखिलेश का नाम नहीं लिया और शिवपाल और आजम ने अखिलेश को अनुभव की कमी का आधार बताकर सीएम लायक नहीं माना। विधानमंडल दल की बैठक 11 बजे है, उसमें निर्णय होगा, नेता का चुनाव होगा, वो नेता बनेगा। पूरी पार्टी चाहती है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि नेताजी मुख्यमंत्री बने। लेकिन जिस वक्त अखिलेश यादव सीएम होते हुए भी पूरी ताकत के साथ खुद को सीएम साबित करने में जुटे हैं, उस वक्त परिवार का मुखिया ही उन्हें खारिज कर रहा है। ये हमारी पार्टी के पार्लियामेंट बूथ का काम है, हमारा काम है। और न ये बताया जाता न पूछा जाता। यानी यादव परिवार का अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में घिर गया है, जिसमें एक तरफ अधिकांश परिवार खड़ा दिख रहा है तो दूसरी तरफ वो अकेला।
और समाजवादी पार्टी की बिसात पर अखिलेश को जिस तरह पिता और चाचा बार बार शह दे रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक सूझबूझ से किस तरह का कदम उठाते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए तो बीते 1 महीने से जारी पारिवारिक रार में अखिलेश को नुकसान ज्यादा हुआ है। अखिलेश ने गायत्री प्रजापति को पहले हटाया तो फिर उन्हें वापस लेना पड़ा। शिवपाल को PWD छोड़ बाकी सारे मंत्रालय देने पड़े और इसके अलावा 2 मंत्रालय और दिए गए। अखिलेश ने बागी सुर अपनाए तो उन्हें यूपी संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, जो एक तरह से अखिलेश की जीत थी। लेकिन शिवपाल ने अध्यक्ष बनते ही जिस तरह से अखिलेश के करीबियों का पार्टी से पत्ता साफ किया, उससे साफ हो गया कि अब पार्टी में चलेगी तो शिवपाल की। ये वो नाम है जिन्हें अध्यक्ष शिवपाल ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है जब इसमें से कईयों की छुट्टी की गई थी, लेकिन तब अखिलेश ने जोर दिखाते हुए इनकी वापसी कराई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो क्या मुलायम सिंह को सार्वजनिक रूप से चुनौती देते हुए दिखना अखिलेश को भारी पड़ रहा है? कभी-कभी कुछ निर्णय अपने आप ले लिए जाते हैं। तो नेताजी के कहने से भी निर्णय लिए, कुछ मैंने अपने आप ही लिए। या मुलायम सिंह को लगता है कि अखिलेश जिस विकास पुरुष की छवि के आसरे चुनाव जीतना चाहते हैं, वो यूपी चुनाव में काम नहीं करेगी। अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि समाजवादी पार्टी के लिए आगे का रास्ता क्या हो और चुनाव जीतने की रणनीति क्या हो, इसको लेकर उनकी और मुलायम सिंह यादव की सोच के बीच गहरी खाई है। अखिलेश यादव अपनी साफ सुथरी छवि और विकास के कामों को सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं, तो मुलायम और शिवपाल को राजनीतिक दांवपेच और वोट बैंक की गणित पर ज्यादा भरोसा है। अखिलेश यादव भले ही अकेले चुनाव प्रचार में जाने की बात कर रहे हों, लेकिन जब पार्टी के भीतर ही घमासान मचा हो तो यूपी की महाभारत जीतना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो अब अपने राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान अखिलेश को देना है, इसमें शक नहीं। इस बीच साख और परिवार के बीच जूझते अखिलेश की तरकश से कौन सा तीर निकलता है, इसका इंतजार सभी को है। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। तो उत्तर प्रदेश की राजलीला से अब आगे बढ़ते हुए बात देश की राजलीला की, जिसमें इन दिनों ट्रिपल तलाक का मुद्दा छाया हुआ है। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम लॉ बोर्ड के सीधे सरकार को घेरने के बाद आज सरकार ने भी मुस्लिम लॉ बोर्ड पर निशाना साधा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से लेकर वेंकैया नायडू तक ने साफ किया कि इस मुद्दे पर सरकार अब पीछे हटने वाली नहीं है। लेकिन क्या ट्रिपल तलाक सिर्फ धार्मिक सामाजिक मसला है, या इसके साए में बीजेपी को यूपी का चुनावी गणित भी समझ आ रहा है? कि हम लोग लॉ कमीशन के इस सवालनामे का बाइकाट करेंगे। जो हम कहेंगे उसी को सुनना, नहीं तो हम बाइकाट करेंगे। ये लोकतंत्र का भाग नहीं हो सकता है। कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करेंगे। कॉमन सिविल कोड अलग है। एक नई जंग छेड़ दी है मोदी साहब ने इस मुल्क में, और सरहद तो संभल नहीं रहा है, माफ कीजिएगा। प्रधानमंत्री का नाम लाना, इस लोकतंत्र में इतना भारी बहुमत से प्रधानमंत्री को चुना है देशवासियों ने। तो मुस्लिम लॉ बोर्ड के ट्रिपल तलाक को लेकर जो हलफनामा दिया है, उससे पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक पर जवाब देते हुए सरकार ने 2 टूक कहा था कि संविधान में 3 तलाक की कोई जगह नहीं है। मर्दों की एक से ज्यादा शादी की इजाजत संविधान नहीं देता और 3 तलाक और बहुविवाह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। यानी सरकार ने संविधान के साए में मुसलमानों की एक परंपरा को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो मुस्लिम लॉ बोर्ड के लिए परेशानी भी खड़ी कर दी। लेकिन सिर्फ सवाल मुस्लिम लॉ बोर्ड का नहीं, सरकार का भी है कि आखिर ट्रिपल तलाक और मुस्लिम महिलाओं के हक को लेकर सरकार इतनी मुखर क्यों है? महिलाओं के अधिकार समान होने चाहिए। महिलाओं को 21वीं सदी में न्याय मिलना चाहिए, किसी भी परंपरा से जुड़े क्यों न हो। दरअसल यूपी चुनाव से पहले सरकार हर उस मुद्दे पर अपना रुख साफ करना चाहती है जिसे लेकर विरोधी उसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। और इसी रणनीति के तहत राम मंदिर से लेकर समान नागरिक संहिता का मुद्दा बोतल के जिन्न की तरह बाहर आ गया। इसी कड़ी में सर्जिकल अटैक का मुद्दा भी है, जिसका राजनीतिक रंग लेना बीजेपी के लिए फायदेमंद ही है। उत्तर प्रदेश चुनाव की आहट ने बीजेपी घोषणा पत्र के उन 2 दबे हुए मुद्दों को जगा दिया है जो पार्टी की नींव के साथ जुड़े रहे। जय श्री राम का नारा देकर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर पर दबी जुबानों को हरकत में ला दिया है, तो ट्रिपल तलाक की आड़ में
समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बहस छेड़कर अब बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनावी अखाड़े में कूदने की तैयारी में है। लेकिन चुनावी बिसात पर ट्रिपल तलाक का मुद्दा बीजेपी के लिए खासा फायदेमंद है, क्योंकि ट्रिपल तलाक को खारिज कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम महिला शायरा बानो ने डाली है। 1961 से पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इसके जन्म के साथ ही 1971 से, 1929 से मिस्र में, 1935 से सूडान में और 1953 से सीरिया में 3 तलाक बैन है। लेकिन भारत के मुस्लिम संगठन ऐसा नहीं चाहते, तो मुसलमानों के बीच का एक धड़ा भी उनके खिलाफ दिख रहा है। जबकि बीजेपी ने ट्रिपल तलाक के आसरे पिछले दरवाजे से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस तो शुरू करवा ही दी, यानी संघ के पुराने एजेंडे को जीवित कर दिया और अपने दावे से विपक्ष को भी ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां वो न विरोध कर पा रहा है न बचाव। तो पसंद इसके धर्म में क्या है, आप क्या सनातनी हैं, क्या हिंदू मानते, क्या मानते, आप बता सकते। वो अपना अपना है तो अपना अपना बैरी कर लेंगे, वो खुदी उनके धर्म नेता। यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुद्दे का जितना विरोध करेगा, बीजेपी को उतना ही फायदा होने के आसार है और नफा नुकसान पर पहला आकलन यूपी चुनाव में ही हो जाएगा। दिल्ली से रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो। ट्रिपल तलाक के बाद अब बात ट्रिपल अटैक की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में शौर्य स्मारक का उद्घाटन करने के बाद जो भाषण उन्होंने दिया उसमें सेना के शौर्य को सलाम तो था ही, लेकिन सर्जिकल अटैक के बहाने विरोधियों पर निशाना भी था। सेना बोलती नहीं है, सेना पराक्रम करती है। और उस दिन रोज मेरे बाल नोच लिए जाते थे, मोदी सो रहा है, मोदी कुछ कर नहीं रहा। सेना का सबसे बड़ा जो शस्त्र होता है वो उसका मनोबल होता है, उसके मन की ताकत होती है। और ये मनोबल, ये मन की ताकत शस्त्र से नहीं आती है, 750 करोड़ देशवासियों की एक साथ मिलकर के उनके पीछे खड़े रहने से आती है। पहली बार श्रीनगर ने इतनी भयंकर बाढ़ देखी। मेरी सेना के भीतर पड़ी हुई उस मानवता देखिए कि कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये तो वो लोग हैं जो कभी पत्थर मारते हैं, कभी हमारी आंखें फोड़ देते हैं। जिस भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के कसीदे पढ़े, उसी भोपाल में एक शहीद की मां इंसाफ के लिए 2 साल से भटक रही है। बात बहुत बड़ी नहीं, लेकिन मां के दिल से जुड़ी हुई है। क्या है ये पूरी कहानी, आइए आपको दिखाते हैं। भोपाल में शौर्य स्मारक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने वीर जवानों के सम्मान में कई बातें कही, लेकिन शायद पीएम को नहीं मालूम कि जिस शहर में वो स्मारक का उद्घाटन करने आए हैं, वहां की पुलिस को ही जवानों की शहादत की कद्र नहीं। जी हां, 1994 में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन रक्षक में हिस्सा लेते हुए कैप्टन देवाशीष शर्मा शहीद हुए थे। 1996 में उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा गया था। बेटे को खोने के बाद मां निर्मला शर्मा के लिए कीर्ति चक्र ही उनकी सबसे बड़ी निशानी थी। 21 अक्टूबर 2014 को उनके घर में चोरी हुई और कीर्ति चक्र भी चला गया। निर्मला शर्मा ने पुलिस से गुहार लगाई तो कुछ पुलिस वालों ने प्रोसेसिंग फीस के नाम पर उनसे पैसों की मांग की। 4-5 महीने बाद आकर के कहने लगे कि हमें प्रोसेसिंग के लिए कुछ पैसा चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं कोई पैसा नहीं दूंगी, क्योंकि एक तो मेरे मेडल चोरी हुए हैं और मैंने खरीद के नहीं रखे थे वो। 2 साल में पुलिस ने बहाने बहुत बनाए, लेकिन काम कुछ नहीं किया। हालांकि अब राज्य के गृह मंत्री तक बात पहुंची है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि एक एसआईटी इस मामले को देखेगी। हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। और अब 15 अक्टूबर से गोवा में शुरू हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। 2011 में बने इस ग्रुप को बनाने का मकसद तो था अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दबदबे से पश्चिमी देशों के रुतबे को चुनौती देने का, लेकिन इस बार ब्रिक्स में परंपरागत मुद्दों से ज्यादा आतंकवाद का मुद्दा छाए रहने के आसार है।
तो कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होगी तो आतंकवाद का मुद्दा उठेगा ही। भारत पाकिस्तान के साथ रूस के संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर अपनी नाराजगी जताएगा तो पाकिस्तान को घेरने के लिए रूस से रणनीति पर भी बात करेगा। इसके अलावा रूस के साथ करीब 40,000 करोड़ के रक्षा समझौते के जरिए संकेत देने की कोशिश होगी कि अमेरिका से नजदीकी के बावजूद भारत और रूस की दोस्ती जस की तस है। दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने पर उसकी आलोचना कर सकता है। मौलाना मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र की पाबंदी में वीटो लगाकर रोक लगाने को लेकर भारत चीन से खफा है, लेकिन सवाल भारत का नहीं चीन का है, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति के गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंचने से ऐन पहले चीन की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि चीन भारत की एनएसजी में एंट्री का और मसूद अजहर पर भारत के रुख का विरोध करता रहेगा। The bilateral meeting, which I'm sure all of you are very much interested, between India and China is taking place tomorrow. यानी आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को चीन का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अलबत्ता भारत अपना बाजार चीन के लिए पूरी तरह खोल दे, इसकी पूरी कोशिश चीन करेगा। चीन चाहता है कि गोवा में ब्रिक्स मेंबर्स कारोबार की दिक्कतों को दूर करने के लिए फ्री ट्रेड एरिया बनाने पर सहमति जताएं। इतना ही नहीं, भारत चीन के माल के लिए अपना बाजार पूरी तरह खोल दे, इसके लिए चीन ने अपने अंदाज में दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। इसकी झलक दिल्ली में ब्रिक्स ट्रेड फेयर के दौरान दिख गई, जब चीन ने अपना अहम ट्रेड सेशन आखिरी वक्त में रद्द कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सदस्य देश ने अपने ही लोगों के कारोबारी हितों से जुड़ा सेशन रद्द कर दिया हो। चीन की तरफ से कहा गया है कि उसके अधिकारियों की दूसरी मीटिंग की वजह से सेशन रद्द किया गया, जबकि सूत्रों के मुताबिक चीन ने भारत पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत ऐसा किया। वैसे सेशन का रद्द होना भारत चीन के करवट लेते संबंधों का भी आईना है। फिलहाल सबको इंतजार मोदी की पुतिन और जिनपिंग से मुलाकात का है, क्योंकि कल की मुलाकात के बाद ही ब्रिक्स सम्मेलन का एजेंडा कायदे से सामने आएगा। गौरतलब है कि 15 और 16 अक्टूबर को गोवा में ब्रिक्स समिट होगी, जिसमें ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका हिस्सा लेते हैं। आज तक ब्यूरो। और इसी खबर के साथ दस्तक में इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार जरूर रहिएगा हमारे साथ। विशेष में